हेलो गाइस, आपका अपनी चैनल लवी क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज बीएसएचएफ की यूनिट 5 के साथ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक अच्छा सा पैकेज, एक अच्छे से क्वेश्चंस का सेट जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यूनिट 5 जो कि है पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत, यानी कि प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया। तो हम इसमें आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस यूनिट से वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आप वीडियो को अंत में लाइक करना ज़रूर याद रखें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आने का हम प्रयास करते हैं। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। आपको बताना है कि जो भी आपको दिए गए हैं उनमें से प्री कॉलोनियल जो समय था, पूर्व औपनिवेशिक जो भारत था, उसमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य फीचर क्या था, मुख्य विशेषता क्या थी। 4 विकल्प आपके पास हैं। आत्मनिर्भर कृषि, फलता फूलता व्यापार, समृद्ध हस्तशिल्प उद्योग या उपरोक्त सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपको सिलेक्ट करना था और वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी जो है ये उसकी विशेषता थी। क्योंकि एग्रीकल्चर भी उस समय काफ़ी डेवलप कर रहा था, ट्रेड भी, और जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका सब चीज़ों ने निभाई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पूर्व औपनिवेशिक काल में भारतीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएं थी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें भारतीय व्यापार जो था, इंडियन ट्रेड जो था, उसकी क्या क्या विशेषता थी। अगेन आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है व्यापार का एक अनुकूल संतुलन। दूसरा है कि भारत में विनिर्माण के स्तर के लिए उपयुक्त एक विदेशी व्यापार। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी कहता है कि ना ए और ना बी सही है। तो इसका सही जवाब जो है वो आप जब भी मैं देखिए, आपके लिए मैंने पहले आंसर डिस्प्ले नहीं किए हैं ताकि आप भी, आप अगर आपने तैयारी की है तो आप गेस कर सकते हैं तब तक राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जो है वो सही है। क्योंकि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी एक अनुकूल संतुलन होना भी जरूरी है, और दूसरा जो है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल के लिए। तो दोनों ही इसके विकल्प जो है वो सही थे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चुन करके बतानी है। पहला विकल्प है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज के हर पहलू पर प्रभाव डाला। ऑप्शन बी है कि औपनिवेशिक विजय के बाद स्वदेशी उद्योगों के प्रदर्शन में सुधार हुआ। सी विकल्प है कि भारतीय कृषि पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक काल तक अपरिवर्तित रही, मतलब कि उसमें प्री कॉलोनियल से लेकर के कॉलोनियल पीरियड तक कोई चेंज नहीं हुआ। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि सारे जो कथन हैं वो गलत है, कोई भी इसमें ठीक नहीं है, ऐसा ऑप्शन डी कहता है। तो आपको सही विकल्प चुनना था, तो सही जो है वो है आपका ऑप्शन ए, कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज जो हैं उन्होंने जो भी इंडियन सोसाइटी है उसके हर एक्सपेक्ट पर, हर पहलू पर उसने प्रभाव डाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में ब्रिटिश ताज से व्यापार के लिए कानूनी चार्टर मिला। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको लीगल चार्टर आपको बताना है कि ट्रेड के लिए किस वर्ष में मिला। तो 4 विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी है 1605, ऑप्शन सी है 1610 और ऑप्शन डी है 1615। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो आप गेस कीजिए, वो होगा आपका विकल्प ए, 1600। सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो थी फर्स्ट, वो इस समय इंग्लैंड की रूलर थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में हुई। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक बहुत फेमस बैटल रही है, तो आपको इसका वर्ष अवश्य याद रखना चाहिए। कि 4 विकल्प हैं आपके पास, 1557 में, 1657, 1757 या 1857। तो देखिए इस तरह से जो है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलते जुलते से कुछ ऐसे ऑप्शन डाले जाते हैं, तो आपको अगर करेक्ट आपने पढ़ा है तो आप ऑप्शन में से पिक करना आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 100 साल के लिए यानी कि एक सदी के लिए उसने भारत पर राज किया था। 1757 से लेकर जब बैटल ऑफ प्लासी जो है ये लड़ी गई, तब से लेकर के 1857 तक तो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण राज रहा भारत पर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। राष्ट्रवादियों द्वारा उल्लेखित ड्रेन थ्योरी क्या है? इसमें आपको बताना है कि जो भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो ड्रेन थ्योरी फॉर्मुलेट की थी वो इनमें से क्या है, क्या वो दर्शाती है? पहला विकल्प कहता है कि भारत में ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करने की ये प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला था। विकल्प सी कहता है कि चिकित्सकों की ये एक प्रक्रिया है जो भी ड्रेन थ्योरी है। ऑप्शन डी कहता है कि भारत में जादू की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ड्रेन थ्योरी का नाम दिया गया है। तो सही विकल्प आपको चुन करके बताना है और वो है आपका विकल्प बी, ऑप्शन बी, कि ड्रेन थ्योरी जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, इंग्लैंड को वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिसके लिए इंडिया को जो है कोई भी इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता था, कोई भी आर्थिक लाभ जो है इसके बदले नहीं मिलता था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंग्लैंड का उद्योगीकरण किसके साथ हुआ था? इसमें आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड का वो कौन सी चीज दर्शाती है? ऑप्शन ए है भारतीय कपास निर्माता की गिरावट और उसका विनाश। ऑप्शन बी है भारतीय कपास निर्माता की वृद्धि। ऑप्शन सी है भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का स्थिर औद्योगिकरण जिसमें कपास उत्पादन भी शामिल है। ऑप्शन डी कहता है भारत से ब्रिटिश आयात में गिरावट। तो सही विकल्प आपको चुन करके बताना है और वो है आपका ऑप्शन ए, भारतीय कपास निर्माता का पतन और उसका विनाश जो है ये इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का ये कारण बना। और इस प्रोसेस को दिस हैपेंड इन अ प्रोसेस कॉल्ड, जिसको क्या कहा जाता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसी समय जो है इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंग्लैंड की जो इंडस्ट्री है वो इस समय चरम पर थी, उसका विकास जो है काफी हो रहा था। प्रश्न नंबर 8 है कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ था कि कृषि उपज की विशेषता है कि यह है। इसमें आपको बताना है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है इसका क्या मतलब होता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो क्या थी? ऑप्शन ए जनसंख्या का उच्च दबाव। ऑप्शन बी चरित्र में निर्वाह। ऑप्शन सी खाद्यान्नों के साथ पूर्व निर्धारित है ये, या ऑप्शन डी एक बाजार की ओर ये उन्मुख है, मतलब ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मार्केट है। तो करेक्ट आंसर भी जो है आपका ऑप्शन डी ही है कि जो भी है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस होती है, जो भी कृषि उत्पादन होता है वो मार्केट की तरफ ओरिएंटेड होता है, मतलब कि पैसे कमाना जो है उसका मेन मोटिव होता है। तो वो उसको हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं कि ऐसी खेती जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए की जाए। प्रश्न नंबर 9 है प्रोफेसर सुमित सरकार की राय थी कि आपको बताना है कि प्रोफेसर सुमित सरकार जो है उनका क्या ओपिनियन था। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है औपनिवेशिक काल में लेज़र-फेयर की नीति ने भारत में सक्रिय रूप से शोषण को हतोत्साहित किया, मतलब कि उन्होंने इसको डिस्करेज किया। ऑप्शन बी कहता है लेज़र फेयर के एक मंच के पीछे सरकार की नीतियों के अक्सर यूरोपीय उद्यम को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। ऑप्शन सी कहता है एक नीति के रूप में लाइसेंस की नीति का पालन केवल श्रीलंका में किया गया था, या ऑप्शन डी एक नीति के रूप में लाइसेंस की नीति का पालन केवल चीन में किया गया था। तो करेक्ट आपको चुनना है, तो वो है आपका ऑप्शन बी कि लेज़र फेयर की जो नीति है ये जो पॉलिसी है इट ऑफन एक्टिविटी प्रोमोटेड यूरोपियन एंटरप्राइज, इसने जो है यूरोपीय जो उद्यम थे उनको सक्रिय रूप से इसने बढ़ावा किया, ऐसा प्रोफेसर सुमित सरकार का मानना है, उनके ओपिनियन में ऐसा है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10वां प्रश्न क्या है कि एक ऐसा समाज जिसमें औपनिवेशिक शासन या औपनिवेशिक दबाव जैसे कारकों के कारण विकास मंद है उसे आप क्या कहेंगे?
ए सोसाइटी जिसमें डेवलपमेंट जो है वो उसका रिटार्डेशन होता है। तो कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल प्रेशर की वजह से, इस तरह के फैक्टर्स की वजह से, तो उसको आप क्या कहेंगे? चार विकल्प फिर से आपके पास है। अविकसित समाज उसे आप बोलेंगे, प्रभावित समाज बोलेंगे, वाणिज्यिक समाज बोलेंगे, या शाही समाज बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको इस कुछ क्वेश्चन जो है इस प्रश्न की तरह ही आपको एग्जाम में इजी भी देखने को मिलते हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप इसका करेक्ट गेस ही करेंगे कि ऑप्शन ए जो है अविकसित समाज, उसको अंडर डेवलप्ड सोसाइटी कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, मॉरिस डी मॉरिस ने देखा कि आपको बताना है कि उन्होंने क्या, मॉरिस डी मॉरिस ने क्या ऑब्जर्व किया। चार विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए कहता है भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें प्रति व्यक्ति आय 1800 से पहले की शताब्दियों में अपेक्षाकृत कम थी। ऑप्शन बी कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें प्रति व्यक्ति आय 1800 से पहले की सदियों से अपेक्षाकृत अधिक थी, मतलब ज्यादा थी। ऑप्शन सी कहता है कि सरकार और काश्तकारों का सीधा संबंध होगा। ऑप्शन डी कहता है पूर्ववर्ती भारतीय शासन के तहत भूमि राजस्व फसल के हिस्से के रूप में तय किया गया था। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चुन के ये बताना है कि मॉरिस डी मॉरिस ने क्या ऑब्जर्व किया। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि उनका मानना है कि भारत जो उपमहाद्वीप है वो एक ऐसा रीजन है जिसमें प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1800 से पहले की, सन 1800 से पहले की जो शताब्दियां हैं उनमें अब की तुलना में कम थी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने 1793 में स्थायी निपटान अधिनियम के माध्यम से भारत में जमींदारी प्रणाली शुरू की? तो देखिए इस तरह के जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। हर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने आपके लिए ये सिलेक्ट किए हैं। तो पहला विकल्प है कि लॉर्ड मकाले, ऑप्शन बी है थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी वॉन हस्टिंग। तो आपको बताना है कि इसमें से किसने जो है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है 1793 उसके तहत जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, परमानेंट सेटलमेंट शुरू में कहाँ, आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, किस स्टेट में इसकी शुरुआत हुई। विकल्प है आपके पास उड़ीसा और बिहार, दूसरा विकल्प है बंगाल और बिहार, तीसरा है उड़ीसा और बंगाल, और चौथा विकल्प है बिहार और उड़ीसा। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी बंगाल और बिहार। स्थायी निपटान, जिसे कि बंगाल के स्थायी निपटान के रूप में भी जाना जाता है, भूमि से उठाए जाने वाले राजस्व को की जो भी कर है उसको ठीक करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जो जमींदार थे उनके बीच में ये समझौता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। या इसमें 13 क्वेश्चन में जो आपको बताया मैंने परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआती स्टेट्स जो थी वो बंगाल और बिहार, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में रियोतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसमें आपको बताना है, पहले जो था क्वेश्चन नंबर 12 उसमें जमींदारी पूछा गया था, इसमें आपसे मैंने पूछा है कि रियोतवारी सिस्टम। तो सारे ही ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, मुनरो, वॉन हस्टिंग या लॉर्ड बेंटिक। तो करेक्ट आंसर आपको चुन करके बताना है और वो है आपका, इसमें रियोतवारी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था और जबकि जमींदारी सिस्टम था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो आपको याद रखना है रियोतवारी किसने शुरू किया? थॉमस मुनरो ने। सर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में रियोतवारी प्रणाली लागू की गई थी। तो आप वैसे इसका वर्ष भी याद रख सकते हैं 1820 में। जो आखिरी प्रश्न है जो इस यूनिट का महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी यानी कि नागरिक प्रशासन अधिकार प्राप्त किए? तो चार विकल्प आपके पास हैं, चार वर्ष आपको दिए गए हैं, 1755, 1756, 1764 या 1765। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी 1765। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो अधिकार हैं वो प्राप्त किए थे। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देना आप
याद रखें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी जो है इनका फ़ायदा उठा सके। जो भी पूरी बुक पढ़ने का जिसके पास समय नहीं है और जो सीधा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहते हैं तो वो उनको इससे हेल्प मिलेगी। और इसकी जो है पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है, आपको सारी यूनिट्स उसमें मिलेंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार याद दिला दूं कि फिर से आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके आप हर ग्रुप में हर फ्रेंड के साथ आप जो भी इग्नू से रिलेटेड है जिसका भी ये सब्जेक्ट है इसका एग्जाम होना है सबके साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दिया है स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके अगर आपको नोट्स चाहिए है सारी की सारी यूनिट्स अलोंग विद द प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स अगर आपको चाहिए हैं हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही भाषा में ये अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।